Welcome back again in my channel Passionator Attract। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो टर्म 2 सिलेबस में कहा था कि मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लाऊंगी और जितने भी टर्म 2 के चैप्टर हैं उसके डिटेल एक्सप्लेनेशंस वीडियो मैं आपको दूंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए सबसे पहले पोएम 6 नो मैन अ फॉरेन, जिसे जेम्स कप ने लिखा है, लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस पोएम की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन, समरी, सेंटर थीम और बुक वर्क भी दूंगी, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपना वर्क इससे कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में इसमें मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड भी डाले हैं जिन्हें आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी पोएम 6 नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किरकप। जैसे कि टाइटल में आपको मिला है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता। यहाँ पोइट का कहने का क्या अर्थ है? इस कविता में एक बहुत ही महान विचार भरा हुआ है। यह मानवता की एकता की वकालत करती है। कोई भी मनुष्य भिन्न नहीं होते और कोई भी देश पराए नहीं होते। तो हम वीडियो को आगे बढ़ेंगे। ये पीडीएफ है बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग अजनबी होते हैं और दूसरी कंट्री यानी देश विदेशी? We have many ways of thinking of other people as different from us as them। और हम लोग बहुत विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से उनके बारे में सोचते हैं कि वे हमसे किस तरह से अलग हैं। They may belong a different country or speak a different language। वे हमसे विभिन्न देश में रहते हैं और हमसे विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human। इस कविता में कवि ने किस तरह से बताया है, बहुत सारे तरीक़ों से बताया है कि हम सब सेम हैं, हम सब मानव हैं। ये बेटा पीडीएफ साफ़ नहीं है, इसीलिए मैंने मेहनत करके अपने आप पोएम को लिखा है, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ समरी भी दी है। उसे देखने से पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग दिखाती हूँ और ये आप बुक में कर लीजिएगा। पैराग्राफ में साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। बीनीथ मीन्स अंडर यानी नीचे। हार्वेस्ट अ सीजन यील्ड ऑफ एनी यानी फसल। डिस्पोजेस डिप्राइव वंचित करना। कंडम क्रिटिसाइज निंदा करना। डिफाइल टू मेक डर्टी दूषित करना। इनोसेंस प्योरिटी मासूमियत। आउटरेज एंगर गुस्सा दिलाना। डस्ट डर्ट यानी धूल। बेटा आप इनको नोटबुक में लिख लीजिएगा, बाकी जो भी पोएम में डिफ़िकल्ट वर्ड है वो मैं आपको बताती चलूँगी। इसके लिए बच्चों आप बुक सामने रखें और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को याद कर लें। बुक पढ़ने से पहले इसकी सेंट्रल थीम हम देख लेते हैं। दिस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम। दिस पोएम नो मैन आर फॉरेन इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बींग। यह कविता नो मैन आर फॉरेन इंसानों के बारे में है। आल्सो इट टेल्स दैट एवरी ह्यूमन बींग दैट लिव ऑन दिस अर्थ आर ब्रदर एंड आर द सेम। साथ ही यह कविता यह बताती है कि इस धरती पर रहने वाला हर इंसान भाई है और एक ही है। मोreover, we all have the same kind of body and need sun, air, water and clothes to cover us। इसके अलावा हम सभी का शरीर एक जैसा है और हमें सन की, सूरज की, हवा की, कपड़ों की, पानी की और शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है। वी ऑल वॉक द लैंड एंड फीड अवर सेल विद द हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ। हम सभी इस भूमि पर चलते हैं और इस पृथ्वी की फसल से अपना पेट भरते हैं। अपॉन डेथ पीपल विल बरी अस इन दिस सेम लैंड।
और मरने के बाद लोग हमें इसी देश में जला देते हैं। In addition, we all do work and sleep and wake up, love and want to love in return for others. और इसी के साथ साथ हम सभी काम करते हैं और सोते हैं, जागते हैं, प्यार करते हैं और दूसरों के बदले में प्यार पाना चाहते हैं। But we human beings hate each other, and because of this we live on why hating and fighting with one another. लेकिन हम मनुष्य एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसी वजह से हम एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। Further, it is humans who dirt the environment by taking into consider its bad impact on other people. इसके अलावा यह मनुष्य ही है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और उसका बुरा प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है। तो ये इसकी सेंट्रल थीम है जिसे आपने देखा। अब हम पोयम की 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें मैंने आपको पैराग्राफ्स भी अपने हाथों से लिख के दिए हैं और इसकी समरी भी। तो सारे बच्चे ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और इसके मीनिंग भी लिखेंगे। पैराग्राफ 1, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall die. यहाँ पर मीनिंग देख लीजिए। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स पराए, बीनीथ, बीनीथ में लिखवा चुकी हूँ नीचे, यूनिफॉर्म मीन्स पोशाक और ब्रीथ मीन्स सांस लेना। ठीक है। इस पोयम में कवि कहते हैं रिमेंबर याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज कोई भी मनुष्य पराया नहीं है, नो कंट्री इज फॉरेन कोई भी देश बाहरी नहीं है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स सभी प्रकार की पोशाकों के नीचे उसी प्रकार का शरीर होता है, लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन जिस प्रकार का हमारा है, सभी शरीर उसी प्रकार सांस लेते हैं जिस प्रकार हमारा शरीर सांस लेता है। लाइक आर्स हमारी तरह ही, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन हमारे भाई वह जमीन जिसके ऊपर चलते हैं वैसी ही है, इज अर्थ लाइक दिस जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं, इन विच वी शैल ऑल लाई जिसमें हम सब क्या करेंगे, जब मरेंगे तो उसी धरती के नीचे पड़ेंगे। बेटा पोएम का अर्थ थोड़ा सा अलग होता है जो कि लाइन वाइज लेना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ समरी दी है, आप इसे पढ़िए। इन द बिगनिंग द पोइट सेज डेट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन, यानी शुरुआत में कभी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री विदेशी नहीं है। सो द पोइट ट्राइज टू रिमूव ऑल द बॉर्डर्स ऑफ कंट्री फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसीलिए कवि ने कोशिश की है कि वह सभी देशों की सीमाओं को हटा दे। ओनली देन नो कंट्री विल बी फॉरेन, यानी तभी कोई भी कंट्री विदेशी नहीं रहेगी। आल्सो व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर्स देन नो कंट्री विल बी फॉरेन एंड वी कैन फील फ्री टू मूव अराउंड, और जब कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं रहेगी तभी हम इस धरती पर मुक्त होकर घूम सकते हैं। इन दिस वे द एंटायर अर्थ इज वन एंड ऑल द पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू द वन ह्यूमन रेस, इस प्रकार इस पूरी पृथ्वी पर हम जो मनुष्य हैं वो इस ह्यूमन रेस में, मानव जाति में एक ही हैं। मोर ओवर इनसाइड द यूनिफॉर्म्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री ह्यूमन्स आर द सेम, यानी जो सोल्जर्स की, सैनिकों की यूनिफॉर्म होती है वहाँ भी एक ही प्रकार के मनुष्य रहते हैं जो कि विभिन्न विभिन्न देशों से आए हैं। बिकॉज गॉड हैज़ मेड अस ऑल सिमिलरली, क्योंकि भगवान ने हमें एक जैसा ही भेजा है। वी और ब्रीथ इन द सेम वे, इस प्रकार हम एक ही तरीके से सांस लेते हैं। आफ्टर दैट द पोइट सेज डेट ऑल द सोल्जर्स आर ब्रदर्स एज वी वॉक द सेम मदर अर्थ एंड अपॉन डेथ विल बरी इन द सेम अर्थ। इसके बाद कभी कहते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं, सोल्जर भाई हैं, वह एक जैसे हैं, वह इस पृथ्वी पर चलते हैं, हमारी पृथ्वी वहाँ पर चलते हैं
और मृत्यु के बाद इसी पृथ्वी पर दफनाए जाते हैं। नाउ पैराग्राफ 2। दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। अवेयर मीन्स ज्ञान होना। वे दूसरे लोग उसी प्रकार धूप, हवा और पानी का उपयोग करते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर लॉन्ग्स विंटर स्टार्व्ड। और वे सब हमारे समान ही शांति के समय के दौरान फसलों से भोजन प्राप्त करते हैं, और जब युद्ध रूपी लंबी सर्दी आती है तो सबको समान रूप में भूखों मरना पड़ता है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लीव्स वी रीड। उनके हाथ उसी तरह के हैं जैसे हमारे पास हैं, तथा उनकी हाथों की रेखाओं को हम पढ़ सकते हैं। इन लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। वैसे ही मेहनत जो हमें हमारे जीवन में करनी पड़ती है, वैसे ही वो भी करते हैं। बेटा ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसे रीड कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। इसे पॉज करके एक बार रीड कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ सेंड कर दूँगी। मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाती जा रही हूँ और समरी आप देख लीजिए। नाउ पैराग्राफ 3। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स that wake or sleep, and strength that can be won by love in every land is common life that all can recognize and understand. It means remember they have eyes like us that wake. याद रखो उनकी आंखें हमारी आंखों के समान ही हैं, और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन। उनकी आंखें उसी प्रकार सोती जागती हैं जिस प्रकार हमारी आंखें सोती जागती हैं, और उनकी ताकत उसी प्रकार है जिस प्रकार की ताकत हमारे अंदर होती है। बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। ऐसी ताकत जिसको प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। डेट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। प्रत्येक देश में एक ही प्रकार की ज़िंदगी गुजारी जाती है। जीवन के उस सांझ तरीके को हम सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए इस पैराग्राफ में मैं बता देती हूँ, ये छोटा सा है। पोइट आस्क्स द रीडर टू रिमेंबर समथिंग। पोइट यहाँ पर रीडर को बताता है कि उसे कुछ याद रखना चाहिए। ही फर्दर सेज डेट कीप इन माइंड that God has bestowed on our enemy with a similar appearance to us. God has given them similar eyes that open and shut like ours. God has also given them strength which we can win through love, and on every land life is the most common thing. Moreover, when we realize that they are like us, then there will be no war. पैराग्राफ में कवि बताते हैं कि हमें सभी चीज़ों को याद रखना चाहिए। वे कहते हैं कि भगवान ने हमें एक सा बनाया है और हमें हमारे एनिमी जैसा ही, हमारे दुश्मन जैसा ही अपीयरेंस दिया है। उसने हमें समान आँखें दी हैं जो एक साथ खुलती और बंद होती हैं। उन्होंने हमें ताकत दी है जिसे हम एक दूसरे को प्यार से जीत सकते हैं। और एवरी लैंड लाइफ इज़ मोस्ट कॉमन थिंग। और सभी लोगों के लिए जो लैंड है वो एक कॉमन है। फिर भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हम एक जैसे हैं यदि हम लड़े नहीं। नाउ पैराग्राफ 4। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज बिट्रे कंडम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। इसमें डिस्पोज मिस खो देना, लूटना, बिट्रे मिस धोखा देना, कंडेम मिस आलोचना करना। लेट अस रिमेंबर हमें याद रखना चाहिए। वेन एवर वी आर टोल्ड जब हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए। टू हेट आवर ब्रदर्स यानी अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए। इट इज़ आवर सेल्स डेट वी शैल डिस्पोज बिट्रे कंडेम। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम खुद ही होंगे जो खुद को उनके प्यार से लूट रहे होंगे। दूसरों से घृणा करके हम केवल खुद को ही धोखा दे रहे होंगे और केवल खुद की ही आलोचना कर रहे होंगे। समरी when someone tell us to hate someone of another country and think of them as our enemy and we do that,
then we depride, condemn, and cheat ourselves. The poet says that we should stay away from such negativity. During the war, both parties bear losses. This is the reason why pupils say the war is not in everyone's favor. When pick any weapon against someone, we should recall one thing. यानी इस कविता में, इस पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि हमें एक दूसरे की देश से नफरत नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे को एनिमी मानना चाहिए, ना किसी की निंदा करनी चाहिए, ना उसे धोखा देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही करते हैं वैसा ही लौट के हमें वापस आता है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध में दोनों ही पार्टियों को नुकसान होता है, और यही कारण है कि लोगों से कहा जाता है कि वो युद्ध में किसी के भी फेवर में नहीं रहे। और जब हम किसी विपन को उठाते हैं तो हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए। क्या है वो हम पैराग्राफ 4 में देख चुके हैं, 5 में आगे बढ़ेंगे। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डैट वी डिफाइल। यह मानव की धरती है जिसे हम दूषित करते हैं। अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। युद्ध के दौरान आग और धूल के कणों के जो नर्क पैदा होते हैं वह उसी हवा को दूषित करते हैं जो सब जगह हमारी अपनी है। ऑफ एयर डैट इज़ एवरीवेयर आर ओन। जो सब जगह हमारी अपनी है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेच। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि कोई लोग बाहरी देश के नहीं होते, कोई देश बेगानी नहीं होते। नाउ समरी व्हेन वी पिक a weapon against anyone we defile the earth with their blood। यानी जब भी हम युद्ध में किसी के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं तो हम अपनी धरती को ही खून से रंग देते हैं। As in war there is fire, death and bloodshed. The dead bodies makes the earth impure. The war pollutes the earth and impure the air. Lastly, the poet writes the first line in reverse, saying, "Remember, no men are foreign and no country are strange." इस समरी में उन्होंने बताया है कि जितनी भी डेड बॉडीज़ युद्ध में मरती हैं, लोग मरते हैं, वे अर्थ को गंदा करते हैं। बाढ़ से हमारी अर्थ गंदी हो जाती है, इसकी हवा गंदी हो जाती है। और लास्ट में कवि ने पहली लाइन को रिवर्स किया है, दोहराया है कि नो मैन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश स्ट्रेंज नहीं है। इसके बाद ये बुक वर्क है जिसमें क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बेटा मैंने एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी तरह से कर दी है, फिर भी आप देख लीजिए। विनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। यानी सारी यूनिफॉर्म के नीचे किस प्रकार की यूनिफॉर्म है जिसके बारे में कभी कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर प्रोबेबली द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म्स ऑफ आर्म फोर्स ऑफ ऑल डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर कवि ने जो सैनिक हैं, सशस्त्र सेना के जो सैनिक हैं, उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहन रखी हैं उसके नीचे एक जैसे मानव हैं उनके बारे में बताया है। हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम। एक कवि किस प्रकार कहता है कि इस धरती पर सभी व्यक्ति सेम है। द पोइट सेज दैट ऑल पीपल नीड सन, एयर एंड वाटर। कवि कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को सूरज, हवा और पानी की आवश्यकता है। ऑल आर हैप्पी, सभी खुश हैं। इन पीस एंड डाई इन हंगर इन वार। शांति में सभी लोग खुश हैं और युद्ध में भूखे मरते हैं। ऑल पीपल हैव आइज एंड हैंड। सभी लोगों की आंखें हैं और हाथ हैं। ऑल पीपल स्लीप, वेक, ब्रीथ, वर्क एंड डाई। और सारे व्यक्ति एक जैसे तरीके से सोते हैं, जगते हैं, सांस लेते हैं, काम करते हैं और मरते हैं। टू इन स्टेंजा 1 फाइंड 5 वेज इन विच वी और आर लाइक, पिक आउट द वर्ड्स। यानी आपको स्टेंजा 1 में 5 ऐसे तरीके छांटने हैं जिससे पता चले हम सेम हैं। 1 each of us has a similar body, all of us breathe, all of us walk, all of us lie, we live and die on the same earth। इसकी एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाले क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2, पिक आउट द वर्ड्स। यानी आपने स्टेंजा 2 में किस प्रकार से कॉमन फीचर्स को देखा है, उन वर्ड्स को बताओ। वो कौन कौन से हैं। वी ऑल नीड सन, एयर एंड वाटर, वी ऑल लिव इन peace but starve during war, we all have hands and work with them। Now question number 4, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens।
Why? Who tells us? Should we do as we are told as such times? What does the poet say? Whenever there is a war, leaders tell people to hate the other country. यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें अपने भाइयों से नफरत करनी चाहिए, ऐसा कब होता है, यह हमें कौन कहता है और क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए और इस बारे में कवि ने क्या कहा है। आंसर देखिए, व्हेनेवर देयर इज़ ए वार, जब भी युद्ध होता है, लीडर्स टेल पीपल टू हेट द अदर कंट्री, जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, वो कहते हैं कि दूसरे देश के लोगों से नफरत करो। दे टेल अस टू डू सो बिकॉज देयर ईगो इज़ हर्ट, इसलिए ऐसा करते हैं कि उनका जो ईगो है, घमंड है, प्राउड है, वो हर्ट ना हो। बट वी शुड नॉट डू एज दे टेल अस, लेकिन हमें हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि वो कहते हैं। The poet says that if we fight against them, we do not harm anybody else. और कवि कहते हैं कि हम उनके खिलाफ यदि लड़ेंगे तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे। We kill, condemn and betray ourselves. हम एक दूसरे को मारेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे और एक दूसरे को धोखा देंगे। आई होप बच्चों आपको पोएम समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई होगी तो जैसे मैं पहले हमेशा कहती हूँ कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, पूरी एक्सप्लेन जाएंगे आप। और इसमें क्वेश्चन आंसर, डिफ़िकल्ट वर्ड, वर्ड मीनिंग सब दे रखा है मैंने, साथ में समरी भी दे रखी है। तो बच्चों मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ, आपको क्लास में भी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, और जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं उनको यहाँ यूट्यूब पे मिल रहा है, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस बार आपको बहुत अच्छा पेपर देना है, अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं और आउट ऑफ मार्क्स ला करने हैं, जिससे टर्म 1 के मार्क्स का आपका लॉस कम हो सके। तो बाय बाय, मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। इसके बाद मैं देखती हूँ पोएम 7 या फिर चैप्टर पैकिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन लाऊंगी। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, पैशनेटर एडटेक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सभी पे पेज बना हुआ है। अपने बच्चों, अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें जिससे उनका भी भला हो। और बच्चों स्टडी ज़रूर करें क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।